वेलकम टू आस्क एमबीए गाइस। लास्ट के 25 दिन ही हमारे पास है सीईटी का प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस लेक्चर में मैं आपको एक फाइनल इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस सॉल्व करके देने वाला हूँ। जितने हो सकते हैं उतने करेंगे, बाकी मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूँ, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में कर चुका हूँ। तो ये आपका ऐसा मान लो सीईटी का एक फाइनल वर्कशॉप है, जिसमें आपके सारे कंसेप्ट लगभग जो आपको कॉन्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज होने वाले। तो बस पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो, तो फटाफट आप आगे भी जा सकते हो। कोई वीडियो को आपको वेट करने की जरूरत नहीं हर एक सोल्यूशन के लिए। जिसका नहीं समझ में आ रहा है तो उसका तो सोल्यूशन मैं दे ही रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पहली बात ये समझ लो कि कॉन्ट का कितना वेटेज आपको सीईटी में देना है। यार 25 क्वेश्चन आपको सीईटी में आ रहे हैं, इस 25 क्वेश्चन को आप टाइम कितना दे रहे हो वो समझ के चलो। कितना भी टाइम डालो आप इसमें से 20 क्वेश्चंस करेक्ट ला पाओगे, बाकी क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी हो सकता है या फिर डिफिकल्ट भी जा सकते हैं। तो इस 20 क्वेश्चन के लिए आप टाइम कितना दे रहे हो? जितना मुझे अनुमान है आपका टाइमिंग जो जा रहा होगा कम से कम 30+ मिनट्स यहाँ पे जा रहे हैं। तो यार ये समझ लो ये कितना इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चंस और 30 मिनट्स हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये अगर हम टाइम थोड़ा लॉजिक और वर्बल पे दे दे तो यार स्कोर बढ़ने के चांसेस है। माना कि आपका कॉन्ट अच्छा है, बहुत आपने प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन सीईटी में स्कोर कहां से आएगा उस पर हमें फोकस करना है, ना कि सेक्शन वाइज। सीईटी में अगर सेक्शन वाइज कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, कहां से स्कोर आएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भाई हम क्यों पीछे पड़े रहेंगे कॉन्ट की कि भाई मुझे कॉन्ट में टाइम डालना है और कुछ भी करके स्कोर लाना है। जितना सॉल्व होता है सॉल्व करो, किसी भी क्वेश्चन पे 2 या 3 मिनट टाइम अपना वेस्ट ना करे। उसके अलावा आप लॉजिक या वर्बल पे टाइम फोकस करके अपना स्कोर लेके आ सकते हो। ये मेरा आपको पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे बता रहा है। फिर हम बिना टाइम पास करते हुए आगे बढ़ते हैं और आप देखते क्या क्या क्वेश्चंस है। इसमें मैंने 20 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के, हो सकता है आपने पहले से सॉल्व कर रखे, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो एक एक क्वेश्चन हम लोग आगे आगे सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेकेंड्स विल 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक to cross a man while walking with the speed of 3 km per hour in the direction of the moving train if the speed of train is 63 km per hour। अगर दो चीज अगर मूविंग में है तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा ऑलरेडी। चार चीजें इंपॉर्टेंट है एक ट्रेन के बारे में। ट्रेन किसी किसे क्रॉस करता है? ट्रेन क्रॉस करता है एक पोल को, राइट? ऐसे पोल को क्रॉस करेगा, ये वो आपका पहला केस। दूसरा केस, ट्रेन क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म यहाँ पे होगा, तो प्लेटफॉर्म का कोई डायरेक्शन नहीं है ना उसका कोई मूविंग स्टेट है, तो वो एक ही चीज है। थर्ड, एक ट्रेन क्रॉस करती है दूसरे ट्रेन को जो सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो यहाँ पे आपका रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो जब दो ट्रेन एक ही दिशा में मूव कर रही है तो वहां पे स्पीड हमें थोड़ा सा कम होने का चांसेस लगता है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे माइनस। तो दोनों का स्पीड अगर ए है तो ए माइनस बी आएगा। मान लो एक फोर्थ वाला भी स्टेप है जहां पे एक ट्रेन ये साइड से जा रही है और दूसरी ट्रेन अपोजिट साइड से आ रही है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड बनेगा वो बनेगा दोनों का एडिशन। ये तो सबको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे स्पीड बनेगा ए प्लस बी। तो ये चार कंसेप्ट में से कौन सा कंसेप्ट दिया है वो हमें यहाँ पे देखना है, तब जाके आपका क्वेश्चन इजी बनेगा। तो जैसे आपको दो चीज मूविंग डायरेक्शन में दिखी, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आपको याद में लाना है। तो फिर से हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं। कितना दिया आपको? हाउ मेनी सेकंड्स विल टेक, तो टाइम पूछा है, देयरफॉर टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डायरेक्टली हम एक ही स्टेटमेंट में सारे वैल्यूज डालेंगे। सेकंड्स विल टेक 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टू क्रॉस अ मैन, तो ये तो सिंपल पोल को क्रॉस कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस खुद का जो उसका ट्रेन का डिस्टेंस है वही होगा। सो डिस्टेंस किस में दिया है? मीटर में। सो 500 मीटर डिवाइड बाय स्पीड। स्पीड कितना दिया है? ट्रेन का दिया है 63 किलोमीटर और उस पर्सन का, मैन का दिया है 3 किलोमीटर। अब इनका डायरेक्शन क्या है? वॉकिंग विद द सेम स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ट्रेन। दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब आएगा दोनों का डिफरेंस 63 माइनस 3। ये हो गया आपका रिलेटिव स्पीड। अगर आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट नहीं है तो वीडियो पे जाके, आज के भी चैनल पे जाके टाइम टू डिस्टेंस का वीडियो देख लेना, जहां पे मैंने रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट डाला हुआ है। क्यों यहाँ पे माइनस आया? इसलिए। तो 63 माइनस 3 यहाँ पे आएगा 60, लेकिन ये क्या है? किलोमीटर पर आवर में। ये हो गया, आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मीटर, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर। अब या तो इसको किलोमीटर्स में कवर कर दो तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, या तो इसको मीटर पर सेकंड में कर दो। तो ये बनेगा आपका क्वेश्चन किस में पूछा है? हाउ मेनी सेकेंड्स पूछा है। सेकेंड्स पूछा है तो हमें करना क्या होगा? ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? 500 मीटर एज इट इज डिवाइडेड बाय 60 इंटू, जब हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जाना होगा तो हम करेंगे इसे 5/18 से मल्टीप्लाई। सो 5/18। तो फाइनल आंसर होगा आपका 500 डिवाइड बाय 16 इंटू 5, यहाँ पे जाएगा ऊपर 18।
तो कर लो अभी यहाँ पे, ये 0 का ये 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10, 10, 3, 30, ऑप्शन बी। तो इतना तो एक्सप्लेनेशन मुझे देना है, लेकिन आपको सॉल्व करते समय डायरेक्ट दिखना चाहिए कि वे 500 को 60 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 60 आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/80 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आएगा आपका 30। चलो, कुछ डाउट रहेगा तो भाई कमेंट सेक्शन में बोल देना। स्पीड तो यही रहेगी, क्योंकि आपका सीटी का रिक्वायरमेंट वही है, हम लोग किसी चीज के पीछे नहीं पड़ते रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसको छोड़ के अगले क्वेश्चन में फिर हम डाउट में आएंगे, वही कौन से अगर डाउटफुल क्वेश्चन है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन्स ईच ऑफ 500 मीटर रॉन्ग रनिंग अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो जैसे अपोजिट बोला है तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों का एडिशन। तो दिया है क्या, 45 प्लस 30, दोनों का एडिशन कर लो, यहाँ पे आएगा 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड हम यूज करेंगे, ठीक है। फाइंड द ट्रेन टेकन बाय स्लोअर ट्रेन टू पास द ड्राइवर ऑफ द फास्टर ट्रेन। तो भाई स्लोअर को टाइमिंग निकालना है, तो टाइम इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कौन सा होगा, देखो दो ट्रेन दिया है, जिसका एक का 500 तो दूसरा का भी 500 रहेगा, लेकिन हो क्या रहा है, वो बोल रहा है दूसरे ट्रेन का ये जो ड्राइवर है, इस ड्राइवर को स्लो वाली कब पास करेगी। तो ये पास का मीनिंग क्या होता है, ये यहां से जो हेड होगा, इसका टेल एंड, जो ट्रेन का टेल, इसको कब क्रॉस करेगा, वो डिस्टेंस कवर कौन सा हो रहा है। तो वो तो आपका ट्रेन का हो रहा है ना, स्लोअर ट्रेन का डिस्टेंस, राइट। तो फास्ट ट्रेन का डिस्टेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, तो एक ही डिस्टेंस लेना है मुझे। तो एक डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर्स डिवाइडेड बाय स्पीड कितना दिया है, स्पीड आपका दोनों का, तो 75 किलोमीटर पर आवर। तो फिर से यहाँ पे वही कंसेप्ट है, 6 सेकंड्स पे पूछा, इसको कर लो 5/18, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फटाफट आंसर आप निकाल के कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपका आंसर सॉल्व करने में टाइम पास नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चंस भी कवर करने हैं। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का रहेगा, सो थर्ड एंड फोर्थ आई leave it as homework because these questions are of similar type. So I would expect from you guys to solve this question and put your answers in the comment box so that I can rectify those answers. चलो, क्योंकि इसमें कोई आंसर की नहीं है, हम ऐसे रैंडम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्कशॉप के क्वेश्चंस है जो आस्क एमबी के ऑफिशियल क्लास में, ऑफलाइन क्लास में ये वर्कशॉप हुआ था, ये सेम क्वेश्चंस है जो मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन यूट्यूब पे करा रहा हूँ। चलो, थर्ड क्वेश्चन सिमिलर काइंड ऑफ है, लेकिन पढ़ते क्या दिया, टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड का एडिशन होगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में। इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, दोनों का स्पीड दिया है 12 सेकंड, तो डायरेक्ट कंसेप्ट निकल आएगा, 12 सेकंड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना है, 120 प्लस 120 और 240, और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों का एडिशन कर लो, क्योंकि दोनों का स्पीड तो आपको सेम दिया है, तो x प्लस एक्स एडिशन कर लो, डिवाइड बाय 2x करना पड़ेगा। चलो, हाँ, बाद में कन्वर्जन भी देख लेना, किसमें पूछा है, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में कैसे करेंगे, जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो हम लोग करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई, जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो हम लोग करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ का भी आपका टाइम से डिस्टेंस का है, लेकिन क्वेश्चन में पढ़ के भी बता दो एक बार। टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो दोनों का डिस्टेंस भी दिया है, इक्वल होगा, x होगा तो 2x हो जाएगा। 10 सेकंड 15 सेकंड में किसी पोस्ट को क्रॉस कर रही है, तो ये यहाँ पे पोल है, फर्स्ट ट्रेन इसको कर रही है, मान लो ये सेम पोल है, और सेकंड ट्रेन यहाँ पे हो रही थी, इसकी कुछ स्पीड होगी, इसकी कुछ स्पीड होगी, इसका भी कुछ डिस्टेंस है, दिया है क्या, हाँ दिया है, इसका भी डिस्टेंस है, उसका भी डिस्टेंस है। और इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन बी 120 मीटर्स, देन दे विल क्रॉस ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमें करना क्या है, हमें निकालना तो अलग कुछ है, लेकिन पहले ये वाला कंसेप्ट यूज करके हमें निकालना है y की वैल्यू। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, इस पोल को वो कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 10 सेकंड में। वैसे हमारा फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वो पहले इस पे 10 सेकंड ले रहा है, कितना डिस्टेंस 120, और कौन से स्पीड से, y के, तो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा, चलो 12 पकड़ लो यहाँ पे। और दूसरा ये वाला वैल्यू, यहां से टाइम कितना लग रहा है उसको, 15 सेकंड्स, तो 15 सेकंड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो वही है और स्पीड कितना है x, तो यहां से x आएगा, तो यहां से x आएगा आपका 8। सो 12 प्लस 8 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। सो फाइनली होगा फिर से वही, t इक्वल टू पूछा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड तो हमें करना है रिलेटिव स्पीड, 12 प्लस 8 20, एंड ऊपर होगा आपका एडिशन ऑफ देयर डिस्टेंसेस ऑफ द ट्रेन, सो 120 प्लस 120 240। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, जो भी आंसर आ रहा है सेकंड्स में आ गया सेकंड में, तो ये 2 और 12 इज द करेक्ट आंसर।
आई होप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सारे। तो फिफ्थ वाला और थर्ड वाला मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। द प्रेजेंट एजेस ऑफ थ्री पर्सन इन प्रोपोर्शन 4x 7x 9x। डायरेक्ट मैं इसको ऐसे ही पढ़ूंगा, 4x 7x एंड 9x, ये बोलेंगे हम लोग उनका प्रेजेंट एज, एक्चुअल प्रेजेंट एज। 8 years ago the sum of their ages were 56। तो ये 56 दिया है, कब का है पता है? 8 years बैक, तो 56 था, तो ये तो अभी प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज से मुझे 8 माइनस करना पड़ेगा सबके प्रेजेंट एज से, राइट? तभी तो इनका प्रेजेंट एज माइनस होके आपका 8 साल पहले एज आएगा। तो ये जो माइनस करेंगे तब जाके ये एज आएगा जिसका एडिशन बनेगा आपका, इतना दिया है 56, राइट? तो करना क्या है, सबका एडिशन कर लो। तो 4x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 8 प्लस 9x माइनस 8। तो शॉर्ट में इसका ऐसे होगा 4x प्लस 7x प्लस 9x, ये प्लस वाली वैल्यूज ऐड कर दी, माइनस 8 प्लस 8 प्लस 8 24। तो ये बनेगा आपका 4x 9x, ये 11 प्लस ये 9 20x माइनस 24 इक्वल टू 56। तो यहां से आपका आएगा 80 इज इक्वल टू 20x, देयरफॉर x इक्वल टू ये 0 और ये 4, x इक्वल टू 4। 4 पूछा है, आंसर क्या पूछा है, x का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट मतलब क्या, 4x माइनस 8 का यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, वो तो 8 साल पहले का था। तो x को मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 4 16। तो पहला मुझे वैल्यू मिला 16। डू वी हैव एनी ऑप्शन विद द फर्स्ट ऑप्शन एज 16? यस, ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। तो इतने स्पीड से आपको करना है, स्पीड का मीनिंग मैं आपको समझाता। तो स्पीड मतलब ये नहीं कि भाई फटाफट फटाफट सॉल्व करना है लेकिन गलत हो जाए तो चलेगा, नहीं, आपको कंसेप्चुअली थोड़ा आगे बढ़ना है। आप कौन से स्टेप्स स्किप कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। जो सीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके रिवाइज यहाँ पे हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन। Aisha's father was 38 years of age when she was born, while her mother was 36 years old when her brother 4 years younger to her was born। तो यार हमें एज प्रॉब्लम में एक सिंपल शॉर्टकट याद रखो, ध्यान में रखो कि भाई स्टार्ट कहां से करना है, प्रेजेंट एज से। तो ये पूरे सीन में आपको प्रेजेंट एज किसका पता है? प्रेजेंट एज मतलब कौन सा, जो अभी अभी ये बेबी ब्रदर आया हुआ है ना, इसका प्रेजेंट एज। तो मान लो ये अभी आया तो उसका एज तो 0 होगा, राइट? ये बेबी का एज तो 0 होगा, लेकिन बेबी के टाइम पे कौन कितना साल का हुआ है वो हमें पता है। एक मदर तो भाई पता है, मदर कितने साल की है, 36 की। और ये जो 0 साल का है तो ये 4 साल छोटा है, इसका मतलब इसकी जो बहन है वो 4 साल की होगी। तो यहाँ पे आयशा का मुझे साल पता चला कि भाई ये 4 इयर्स है, ठीक है? तो जब आयशा का बर्थ हुआ, जन्म हुआ था, तब तो उसके पापा 34 इयर्स थे। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये जो 4 इयर्स एक्स्ट्रा ऊपर के आ रहे हैं आयशा के, वो आप पापा के एज में ऐड कर दो। तो पापा का एज तब था 38 और 4 साल आगे आ गए, क्योंकि आयशा का भी आ गया, तो ये हो गया आपका 42। तो ये आ गया उसका प्रेजेंट एज और मदर का आ गया प्रेजेंट एज। सबका प्रेजेंट एज मुझे पता चला है। आयशा का 4 साल, इसका 36, ये 42, और बेबी जो होगा ब्रदर उसका 0 साल। अगर नहीं समझ में आया तो समझ लो कि भाई प्रेजेंट एज किसका है, 0। 0 से हम लोग रेफरेंस लेके आगे सॉल्व कर रहे हैं। पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ पेरेंट्स? 36 42, 6 वुड बी योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A person's age is 2/5 of his mother's age। तो स्टार्ट कहां से करना है, मदर अगर m होगा तो सन कितना होगा, m का 2/5 हो गया। ये आंसर मिल गया आपको। तो ये सन भी पता है और मदर भी पता है। आफ्टर 8 इयर्स, तो आफ्टर 8 इयर्स ये कितना होगा, m प्लस 8, और फिर ये कितना होगा, m 2m/5 प्लस 8। क्यों प्लस 8 करना है ना सब में, इसमें भी प्लस 8 होगा। तो ये मेरे पास अभी 8 साल बाद का है। ही विल बी मतलब सन विल बी, सो 1/2 ऑफ एज मदर्स। तो हाफ किसका हो जाएगा, मदर का। तो दिया क्या है, हिज सन दैट इज 2m प्लस 5, या 8 साल बाद जो भी इसका एज आएगा इज हाफ ऑफ हिज मदर। तो मदर कितना है फिलहाल, मदर तो आपका 8, ऐड कर दो m प्लस 8, इसका हाफ। बस यहां से ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा लगभग 40 इयर्स के आसपास। जो भी ऑप्शन आएगा आप कमेंट में जरूर डालना। तो मैंने आपको इक्वेशन बना के दिया है, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। 9th question. Q is as much younger than R as he is older to T। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि पार्टनरशिप जैसे क्वेश्चंस में ऐसे भी आता है ये वाला स्टेटमेंट।
तो सबसे पहले ये बताओ कि इसका मीनिंग क्या होगा। Q इज एज मच यंगर, तो ये किसी केस के बारे में बोल रहा है, किसी दूसरे केस के रेफरेंस में। तो पहले हमें ये बताना है कि Q और R में रिलेशन किया दिया है। ये पता है कि Q इज यंगर टू R, सो यंगर मतलब कौन, आपका Q हो गया यंगर, R हो गया बड़ा, तो भाई R माइनस Q की बात हो रही है। ये जो डिफरेंस है एज मच एज, तो ये जो डिफरेंस है ये इक्वल दिया है किसका, एज ही इज ओल्डर टू टी। ही मतलब कौन बात हो रहा है पता है, Q के बारे में, R नहीं, यहाँ पे एंड होता है तो R के बारे में, लेकिन Q के बारे में। तो ये आपका लॉजिकल पजल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो Q की बात हो रही है, सो फिर से मैं पढ़ रहा हूं, Q इज एज मच यंगर देन R, सो R माइनस Q, क्योंकि R यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। एज एज ही की जगह मैं Q डाल देता हूं, Q इज ओल्डर टू T, तो Q बड़ा हो गया ना, Q माइनस T। तो यहां से आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा R प्लस T इज इक्वल टू 2Q, ओके। और यहाँ पे R प्लस टी का वैल्यू भी दिया है, ये 50 है और इक्वल टू 2Q, देयरफॉर Q इक्वल टू 25। Q का वैल्यू तो आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज डेफिनेटली द डिफरेंस बिटवीन R एंड Q's एज। तो एक बात बताओ मुझे, R प्लस टी मुझे पता है, ये कितना आएगा 25। अब ये कैसे पता चलेगा कि R की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू क्या है, ये नहीं पता। दोनों का डिफरेंस पता था मुझे, लेकिन ये नहीं पता। तो चलो यहाँ पे भी आप कुछ भी वैल्यू डालोगे तब भी आपका कुछ नहीं होने वाला। आप यहाँ पे 12 कर सकते हो, इसको 13 कर सकते हो, इसको 10 कर सकते हो, इसको 15 कर सकते हो, तो कितना क्या एज होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग ऑप्शन मारेंगे डी इज द करेक्ट आंसर। डेटा इनएडिक्वेट मतलब हमारे पास डेटा सफिशिएंट ही नहीं है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है आपका डीआई के साथ साथ जो डीएस के क्वेश्चंस आते हैं उसका भी एक एग्जांपल हो सकता है। ऐसे आपको 1 एंड 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा और पूछा रहेगा which statement are sufficient to answer the given question। ये आपका डीएस के क्वेश्चंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 10 क्वेश्चन सेकंड, 9 क्वेश्चन तो हो गए, 10वां भी कर लेते हैं। द एज ऑफ फादर 10 years was thrice the age of his son। यार चलो ये भी एज का प्रॉब्लम है, नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग, इजी क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, ए डज 80% ऑफ वर्क, सो थर्ड टाइप के पास जा रहे हैं हम लोग। टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। ए डज 80% ऑफ वर्क इन 20 days, यही से हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अगर ए किसी काम का 80% 20 दिन में काम कर रहा है, 20 दिन में खत्म कर रहा है, तो उसका 100% मतलब वो पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा। यार ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला कंसेप्ट है। तो यहां से क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 20 इंटू 100% डिवाइडेड बाय 80%, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कंसेप्ट है ये। तो ये तो आपको पता है 5/4 और ये बनेगा 5 और क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 25। 25 का मीनिंग क्या पता है, ए कैन डू सर्टन वर्क इन 25 days। तो हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो ये कंसेप्ट के भाई मुझे यहाँ पे चाहिए ए की वैल्यू, यहाँ पे चाहिए बी की वैल्यू। ए का वैल्यू तो मुझे पता चला कि ए किसी काम को 25 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है। ये हमने पूरा जो तामझाम किया ये किसके लिए किया कि ए का टोटल नंबर ऑफ डेज क्या है किसी काम को खत्म करने के लिए। तो उसका 80% दिया था 20 दिन में, तो उसी का 100% कितने दिन में, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाला 25, जो मैंने यहाँ पे डाला। बी का मुझे पता नहीं है, आगे बढ़ते हम लोग। He then calls B and they together finish the remaining work in 3 days। तो दोनों का दिया है, जैसे ये ए का दिया था ना वैसे भी दोनों का दिया है। तो मुझे एक बात बताओ, रिमेनिंग वर्क दोनों ने मिलके कितने दिन में खत्म किया, 3 दिन में। कितना वर्क बचा हुआ काम, यार 80% तो पहले हुआ था, इसका मतलब ये 20% है, सिंपल केस है। सो 20% इन 3 days, फिर से 100% इन हाउ मेनी डेज। तो ये किसका निकलेगा पता है, दोनों का, ए प्लस बी का टोटल डेज। तो बस यहां से ये खत्म कर दो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 25 है, तो ये जाएगा आपका 15, 3 5 हाँ 15 आ जाएगा। ए प्लस बी इक्वल टू आएगा 15। तो चलो ये आपका आ गया ए प्लस बी, दोनों मिला के काम करते 15 दिन में। अब ये हमारा कंसेप्ट है, कंसेप्ट कौन सा, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 25 15 एलसीएम आता है 75 का, राइट। ये एलसीएम मतलब क्या, टोटल वर्क। अब क्वेश्चन क्या है, दोनों मिला के काम कर रहे थे 15 दिन का, तो भाई कौन, बी अलोन वुड टेक टू डू द सेम वर्क। अब ये बात समझ लो, ए 25 दिन में काम खत्म कर रहा है, इसका मतलब वो 3 बना रहा है 1 दिन में, ये इसका वनडे वर्क। और ये दोनों मिला के 15 बना रहे हैं, मतलब ये 5 बना रहे दोनों मिला के। तो ए प्लस बी दोनों मिला के 5 बनाते हैं 1 दिन में, और ए बनाता है 3, इसका मतलब बी कितना बनाएगा, दोनों का डिफरेंस 2। सो 2 की इफिशिएंसी आ गई आपकी बी की, बी की इफिशिएंसी कितनी आ गई 2। तो पूछा क्या है, बी कब खत्म करेगा, तो उसको काम कितना करना है 75। तो 75 करेगा विद द स्पीड ऑफ 2 पर डे। क्यों,
5 दोनों मिला के, 3 एक का, ए का, सो माइनस कर लो 2 आएगा, सो 75 का हाफ दैट इज 37.5। हो सकता है इस ऑप्शन में थोड़ी ग्लिच है तो ये मैं कर देता हूं यहाँ पे 37.5 या 37.5 डेज। तो ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। इजी क्वेश्चन है, इतना ज्यादा नहीं, बस मुझे रिवीजन करवाना है। चलो टाइम एंड वर्क का एक हो गया, अगला आप कर लेना। ये करते हैं हम लोग 13 क्वेश्चन। A trader mixes 26 kg of rice at 20 per kg and 30 kg of rice with 36 per kg and he sells the mixture at 30 per kg। तो हमारा कंसेप्ट क्या था, यहाँ पे एक नंबर चाहिए, यहाँ पे एक नंबर चाहिए और यहाँ पे एक नंबर चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ पे, बस ये नंबर चाहिए। तो कहाँ पे लगाएंगे, देखो हम लोग लगाते हैं प्राइस पे। 26 kg तो है लेकिन उसका प्राइस क्या है 20 kg, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो ये कितना मेरे पास क्वांटिटी है, ये है मेरे पास 26 किलो। ओके, दूसरा जो वेराइटी का वो 30 किलो है तो वो आएगा यहाँ पे, लेकिन इसका प्राइस क्या है 36 केजी। अब वो जो ये दिया है और ये 20 दिया है, 36 दिया है, ये क्या है गाइस आपका, ये है आपका दोनों सीपी कॉस्ट प्राइस। चलो बीच में आएगा दोनों का एवरेज वैल्यू। 30 पर केजी दिया है लेकिन क्या बोला, ही सेल्स द मिक्सचर एट 30 पर केजी। तो क्या मेरा यहाँ पे 30 लिखना सही होगा, गलत होगा। क्यों, सिंपल फंडा है यहाँ पे। ये जो हमने दोनों वैल्यूज लिखा है ये भी सीपी है और ये भी आपका सीपी है, तो यहाँ पे सीपी ही चाहिए। एसपी लिख के काम नहीं बनेगा, इसका मतलब मुझे सीपी नहीं पता, नहीं पता तो भाई एक्स मान लो। तो यहाँ पे हमारा सीपी निकालेंगे हम लोग, 36 माइनस एक्स यहाँ पे आएगा और x माइनस 20 यहाँ पे आएगा। ये मिला आपको क्वांटिटी का रेशो, और क्वांटिटी का रेशो मुझे ऑलरेडी पता है। तो यार अगर आप यहाँ पे अगर ये शॉर्टकट भी समझ लो, अगर 30 भी लिख लेते तो वो तो डायरेक्ट ही वैल्यू आ रहा है, तो फिर इस 26 और 30 का मीनिंग क्या बन रहा था देने का, राइट। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, इसलिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं एक्स, ये डिफरेंस हमने ले लिया। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 36 माइनस एक्स, जो क्वांटिटी का रेशो आया, दिस इज इक्वल टू इसका रेशो, क्योंकि ये भी तो क्वांटिटी का रेशो है ना ओवरऑल। सो क्वांटिटी का रेशो इक्वल टू क्वांटिटी का रेशो, यहां से आप एक्स का वैल्यू निकाल लो। एक्स का वैल्यू आएगा आपका सीपी, ज्यादा बड़ा नहीं आने वाला, जो भी आएगा 28-30 के आसपास आएगा, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं दिया है। अब ये एक्स होगा आपका सीपी। आगे क्या पूछा है, वो 30 पे बेच रहा था, हिज प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, ये सीपी यहाँ पे होगा, आपने कितने में बेचा, एसपी यहाँ पे आएगा। एसपी मुझे पता है 30 और सीपी आपका निकल के आएगा एक्स। तो यहां से यहां प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। सो मान लो अगर मुझे कुछ मिल रहा है 28, अगर मिल रहा है मुझे, ये सीपीएक्स का वैल्यू निकाल लेना 28। सो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, दोनों का डिफरेंस कितना मिल रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 28 into 100 will be your correct answer. So this is your calculation part. Just go through it and put your answer, correct answer in the comment box, because this is going to be very important question to solve. क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले ही कंफ्यूजन था कि भाई 30 यहाँ पे लिख दिया तो चल जाएगा, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है शांति से कि भाई ये सीपी तो यहाँ पे भी सीपी ही चाहिए, एसपी लेके काम नहीं चलेगा। एसपी तो बाद में यूज हो रहा है आपका प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। तो अगर मान लो ये आपका 30 मिला तो ये भी 30 और ये भी 30, तो यहाँ पे आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, उस केस में आपका ऑप्शन बनेगा ए। लेकिन ऑफ कोर्स आंसर आपका निकाल के यहाँ पे डाल सकते हो। चलो 14 क्वेश्चन, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल है, इंपॉर्टेंट है। समझा देता हूँ क्या है, अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो फटाफट आंसर डाल देना इसके। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। गौरी वेंट टू स्टेशनरी एंड बॉट थिंग्स वर्थ ₹25। तो उसने टोटल पेमेंट तो किया है भाई 25, लेकिन जब भी आप भी मान लो डीमार्ट में जाते हो तो डीमार्ट में जाके जब आप टोटल पेमेंट कर दो 3000 का जो पेमेंट होता है उसमें दो वैल्यूज आती है। एक वैल्यूज होती है जिसपे आपने टैक्स पे करा है, तो ऐसा अमाउंट कुछ होगा। दूसरा अमाउंट होता है जिसमें नो टैक्स आता है, मतलब वो टैक्सेबल अमाउंट नहीं है। तो जो भी चीजें है अपना जो फाइनेंस बजट है लेटेस्ट वाला, उसके हिसाब से जिसपे टैक्स लगता है जिसपे नहीं लगता है, वो दोनों चीज में आ रहा है। लेकिन पेमेंट तो आपको टोटल करना पड़ेगा, राइट। एक होगा नॉन टैक्सेबल वैल्यूज, एक होगा टैक्सेबल वैल्यूज। इस टैक्सेबल वैल्यूज पे टैक्स लगेगा जो लेटर ऑन ऐड हो जाएगा, तो वही हमें करना है। अब देखो उसने 25 रुपीज तो पे किया है, आउट ऑफ विच 30 पैसे वेंट ऑन सेल्स टैक्स, तो 30 पैसे मतलब टैक्स हमें निकालना है। टैक्स टोटल गया है कितना, 0.3 रुपीज, ठीक है। ये आपका रुपीज में आया, ठीक है, ये मुझे माइनस करना, वो बात की बात है। इफ द टैक्स रेट वाज 6%, तो हमें करना क्या है,
टैक्स रेट दिया है 6%, तो 6% किस पे लगेगा? टैक्सेबल वैल्यू पे, लेकिन 25 पे नहीं लगने वाला आपका। तो हमें करना क्या है, टैक्स अमाउंट जो आपको 3 का दिया था ये आपने टोटल पेमेंट किया है और किस पे लगा था, तो ये जो 25 में यहाँ पे लिख रहा हूं इसमें दो वैल्यूज आएगी, एक टैक्सेबल अमाउंट, एक नॉन टैक्सेबल अमाउंट। तो यहाँ पे अगर ये x है तो ये बनेगा आपका 25 माइनस एक्स, टैक्स लगेगा इस x पे, राइट, इस x पे लगेगा 6%, 25 पे नहीं लगने वाला, ठीक है। और एक बात, ये जो x और 25 माइनस एक्स है ये टैक्स नहीं है, ये टैक्सेबल अमाउंट है, इस पे आपका टैक्स लगेगा। टैक्स तो यहाँ पे दिया है 0.3 रुपीज, ये वो अमाउंट है जिसपे टैक्स लगने वाला है, ठीक है। तो ये 6 का हम लोग सॉरी x का 6% निकालेंगे तो जाके आपको 0.3 अमाउंट मिलेगा। तो ये तो डायरेक्ट आपको 5 शायद आ जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा आपका 5, राइट, डिवाइड करके देख लो नंबर आ जाएगा 2 से, तो 5 मिला। x का वैल्यू 5, मतलब इस 25 में से हमने 5 रुपए तो टैक्सेबल अमाउंट था तो वो हटा दो, बचा कितना 20 रुपीज। लेकिन 20 में और एक अमाउंट है जो आपने ये टैक्स पे किया, तो ये भी हटा दो 0.3, तो बचेगा क्या आपका 0.7 वाला ऑप्शन और 19, ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दो चीजें हमने की है, एक टोटल वैल्यू में से हमने पहले निकाला भाई टैक्सेबल कितना है और नॉन टैक्सेबल कितना है। जब ये दो वैल्यूज हमारे पास आई तो टैक्स पे हमने टैक्स लगाया और वो ऐड किया और ये तो हमने माइनस किया, तो हमें निकालना है नॉन टैक्सेबल कितना था। इफ द रेट वाज 6% देन व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ टैक्स फ्री आइटम्स, तो यही तो निकालना था, ठीक है। तो 25 माइनस 5 जो टैक्सेबल आइटम थे उसमें से माइनस हमें टैक्स भी करना है, तो दो चीजें माइनस करके हमें आंसर मिल रहा है 19.7। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट पढ़ के आंसर डाल देना, 30 सेकंड में दे ही रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए, जो कि सीईटी ओरिएंटेशन वाला ही है, सीईटी में भी इतना ही मिलेगा आपको। राजीव भाई गुड, अच्छा सेम क्वेश्चन है, वही होगा, ये मिला है रिबेट ऑफ 6%। अच्छा रिबेट मतलब क्या होता है, आपने इतना अमाउंट पे किया था लेकिन उसमें से 6% माइनस हुआ है, क्यों, डिस्काउंट मिला तो माइनस कर दो, जो माइनस होके अमाउंट आएगा उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 10%, तो एडिशनल, तो करना क्या पता है 6650 का 6% माइनस गया मतलब 94% बचा, ओके। अब इस 94% पे 10% एडिशनल टैक्स बचेगा तो आप डायरेक्ट 110% निकाल लो, ये होगा आपका चेन रूल। फाइनल आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। और इसमें है और 5 क्वेश्चंस, तो मैं थोड़ा सा नीचे लेके आपको ये स्क्रीनशॉट, जैसे मैंने बोला था 10-12 क्वेश्चंस मैं करूंगा, बाकी आपको होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा। और क्वेश्चंस के आंसर्स में नीचे कमेंट बॉक्स में एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकता हूं, बिल्कुल डाल देना, मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दूंगा। सो 15th क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना, 16th का साथ में, उसके बाद 17 और 18th इसका भी स्क्रीनशॉट, और ये 19th और 20th, ठीक है। तो ये थे आपके सीईटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें पाइप एंड सिस्टम्स के भी है, तो दोनों आराम से सॉल्व करके आंसर्स डाल देना। अगर कुछ भी डाउट है तो बोल देना, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। इसके लिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट है कि भाई आस्क एमबी के ऑफिस में, ठाणे ऑफिस में हम लोग एक वर्कशॉप कंडक्ट करने जाने वाले हैं, वाशी और ठाणे दोनों ब्रांच पे। ये जो आपका वर्कशॉप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है, खास करके उन बच्चों के लिए जो अभी एमबीए में करियर करना चाहते हैं। तो हम लोग आपको फ्री में प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि भाई ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना क्यों इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आप आसपास के जॉब करने वाले लोगों को देखोगे तो मोस्टली लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एमबीए की तरफ भाग रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक ही चीज है उनको सता रही कि भाई जो ग्रेजुएशन के बाद उनको पैकेज मिला है या जॉब पे जो सैलरी मिल रही है वो हाइक करने का एकमात्र उपाय जो अभी दिख रहा है उनको, वो आपका है एमबीए। तो इतना भी आसान नहीं है कि बस एमबीए किया मतलब आपका पैकेज बढ़ेगा, नहीं, उसके हिसाब से आपको काम भी करना है, कॉलेज भी आपको अच्छे से करना है। तो एमबीए मतलब बस ग्रेजुएशन नहीं है, यह आपका एक प्रॉपर लाइफ सेट करने का जरिया भी हो सकता है। तो अगर आप कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो आप आर्ट्स से हो या फिर इनफैक्ट अगर आप बायोलॉजी भी कर सकते हो, मतलब अगर मेडिकल फील्ड से भी हो, सीए हो, जो भी, वैसे मोस्टली बच्चे जो इंजीनियर्स होते हैं वही ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं एमबीए के टुवर्ड्स, लेकिन अभी दुनिया बदल रही है भाई, कोई भी एमबीए कर सकता है, बस आपके पास डिग्री होना चाहिए। तो फोकस करके हम लोग यहाँ पे आपको समझाएंगे कि भाई एमबीए क्यों इंपॉर्टेंट होता है और कैसे हमें कैट 25 एंड अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स को प्रिपरेशन करना है। अगर आपको अटेंड करना है तो भाई फटाफट मैसेज कर देना कमेंट में, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फ्री रजिस्ट्रेशन है। इनफैक्ट यहाँ पे आपका थोड़ा स्नैक्स का भी अरेंजमेंट है, तो फटाफट गाइज
नाम डाल देना अपना और रजिस्टर कर देना वर्कशॉप को। इसके अलावा सीईटी के लिए अगर मुझे कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियो लगेगा तो मैं बिल्कुल डाल दूंगा, लेकिन फिलहाल आप बचे कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू।